अगर आज जैसे आपने शर्त तक कि वाकई अगर कोई हुकाम बाला में से कोई सुन रहा है और ऐसी कोई चीज़ अटैच हो जाती है, फिर कल कला जब ये शादियाँ होती हैं तो आपको देखें ना कि एक अच्छी हेल्दी नस्ल जो है वो फिर आप उसको परवान चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी कितनी बीमारियाँ हैं जो अंडरलाइन हमें पता ही नहीं चलती और ना हम जाते हैं उस हवाले से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की थी हेपेटाइटिस ई के हवाले से, साथ में फैटी लिवर के हवाले से भी आपको टिप देना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर वो हामला खातून प्रेगनेंसी चल रही है और अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रह रही हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ई और ए लगने का ख़तरा है, कौन से लोग हैं, कैसे पता चले? अगर आप के इर्द गिर्द कोई ऐसा पानी है जो आपको लगता है कि इट इज़ नॉट स्टरलाइज्ड। डॉक्टर साहब अब ज़रा खुल के बताएं ना, हम अगर जैसे हमारे जो अंदरूनी सिंध के हवाले से हम बात करें, हम अगर पंजाब के बहुत सारे इलाकों की बात करें, मैं सेवन का मैं इसलिए नाम लूँगी, 2 दफ़ा मैं अपने शो करने के लिए गई थी और वहाँ पे मैंने देखा था कि वो लोग गदला पानी पीते हैं। तो ऐसे इलाकों में तो ज़्यादातर ख़वातीन रिस्क पे होंगी, प्रेगनेंट ख़वातीन क्या सब लोग रिस्क पे होंगे? दैट्स ट्रू। पहले हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि प्रिवेंट करें, कि पानी को साफ़ करें, उसको बॉयल करके पिएं। सेकेंडली, हेपेटाइटिस ई और ए दोनों की वैक्सीन अब अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन कौन लगा सकते हैं? हर वो छोटे बच्चे जो रिस्क पे हैं। अब आप बच्चों को मना नहीं कर सकते कि आप बाहर से खाना ना खाएं। कभी वो चिप्स ले लेंगे, कभी वो कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, कभी वो कहीं से पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकरोनी, मैगी, स्पैगेटी इस तरह की चीज़ें खा लेंगे। अक्सर औक़ात बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, घर पे आएंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। तो ये बच्चे वो हैं जो रिस्क पे हैं। अगर उनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आप उनको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाएं। 2 ही डोजेज़ होते हैं इसके, 0 और 6, यानी कि 1 डोज आज लगाया, दूसरा डोज इसके आज की तारीख के 6 महीने के बाद लगाएंगे। आसानी से अवेलेबल है, बहुत सस्ती, कुछ गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नंबर 1। दूसरा, अब आ जाए हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन। हर वो पेशेंट जिसकी एज 17 साल से ज़्यादा है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल, उनको हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस ई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया तो ये फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर यानी कि लिवर फेलियर करा सकता है, जो कि अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकता है, जिसकी मोर्टेलिटी अप्रॉक्सीमेटली 99% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बचने के चांसेस। ऐसा पॉइंट है जिसकी मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं एज अ फिजिशियन या एज अ हेपेटोलॉजिस्ट या कोई भी इंटेंसिव केयर के जो डॉक्टर्स होते हैं, वी ऑल नो कि इफ़ अ प्रेग्नेंट फीमेल कम्स विद एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये हम सब के लिए एक कितनी फ़िक्र की बात हो जाती है। सब अलर्ट हो जाते हैं और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी सिवेरिटी कितनी, इसका मोर्टेलिटी रेट कितना हाई है। हमने ऐसे दिल खराश केसेस ओवर आर कैरियर देखे हैं कि ऑब्वियसली यंग फीमेल है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और मैं अपने इर्द गिर्द जो भी होता है, जिसका भी मुझे पता चलता है देयर प्रेग्नेंट, क्रेविंग्स जो होती है ना प्रेगनेंसी में, चाट खानी है और जो है वो पानी पूरी खानी है। आई एम सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग, यानी पोटेंशियली आप किस चीज़ में जा रहे हैं ना। आप घर पे बना के खा लें, लेकिन डोंट गिव इन टू दोज क्रेविंग्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दे आर पॉसिबल कैरियर। उसका जो पानी है, पानी पूरी का, यू डोंट नो, आप ठेले से कोई चीज़ खा लें। डॉक्टर साहब, ये जो भी हमने बात की है, तो क्या जो स्टिल बर्थ्स पाकिस्तान में भी समहाउ अगर हम देखें जगह रूरल एरियाज़ में बड़ा इसकी एक ख़वातीन रिस्क पे भी होती हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस इसका क्या किरदार है? जो स्टिल बर्थ्स का देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज। इसमें जो हेपेटाइटिस ई की जो बात हो रही है स्पेसिफिकली, इसमें न सिर्फ मैटरनल बल्कि ऑब्वियसली नियोनेटल और चाइल्ड डेथ जो है उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट मदर ऑफन टाइम्स मदर की लाइफ को सेव करने के लिए प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन ज़रूरी हो जाती है, जस्ट इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्सन। अब आप ये देखें कि वो पर्सन जिसको हेप ई हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर, अब वो है कहाँ पे? वो कराची में है, उसको सहूलतें अवेलेबल हैं, यानी अगर वो इंटीरियर में है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि वायरल इनमें से कौन कौन से, लेकिन कॉलर में काफ़ी देर से मौजूद है राना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं राना जाहिद गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। जी सर। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मुझे जो है ना काफ़ी अरसे से तेजाबियत रहती है और मेदे में जलन रहती है, और उसके साथ साथ मैं पेशेंट हूँ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। तो जब मैं अपने डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपको ये मसला हो रहा है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, और जब मैं मेदे जिगर वाले डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपको IBS है। तो मुझे ये तकरीबन जब से 10-15 साल से मेरे साथ यही मसला चल रहा है। काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है या मुझे IBS?
अच्छा सर, आपको डॉक्टर साहब से कोई पूछना है, कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है आपने इनसे? या क्या आपकी एंडोस्कोपी हुई है? जी सर। क्या आपकी मैदे के कैमरे का मुआयना हुआ है जिसमें मैदे के जरिए? नहीं हुआ है, मैंने स्टूल पाइलोरी करवाया, वो पॉजिटिव है, बाकी मैदे मतलब नहीं हुआ। मैं इसका आंसर आपको शॉर्टली देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। देखें, IBS इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसका कोई कॉज नहीं होता। अल्लाह मियां ने एक बड़ा गहरा कनेक्शन बनाया, नेचर का कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस। जब जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, तो इसके असरात आपकी इंटेस्टीन पे पड़ते हैं, चाहे वो डायरिया की सूरत में हो, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में हो, या मिक्स सिम्टम्स हो। अब आ जाएं कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ऑब्वियसली आप दर्द की राहत के लिए कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ ले रहे होंगे जो कि मैदे में अल्सर कराती हैं। उन कैटेगरी ऑफ दवाइयों का नाम है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये वो दवाइयाँ हैं जो स्टमक में अल्सर करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपके अंदर डायग्नोसिस का फुकदान। आप एंडोस्कोपी कराएं, किसी एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि आपके मैदे में देखें कि अंदर है क्या। ओवर द काउंटर ऐसी दवाएं ले लेना कि जिससे मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो, वक्ती तौर पे तो आपको राहत आएगी लेकिन आपको कॉज नहीं पता चलेगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप दुश्मन को ढूंढेंगे तभी उसको फायर कर पाएंगे, वरना तो जितने भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं दैट इज़ तजुर्बा। हाँ, वो तो हवाई फायरिंग हो गई। दैट्स ट्रू। हाँ, वो हवाई फायरिंग भी बड़ी नुकसानदेह होती है, वो फिर और किसी चीज़ को मुतासर कर सकती है। तो आप उनको एंडोस्कोपी के कह रहे हैं कि आप एंडोस्कोपी कराएं, देखें आपके मैदे में अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है। जो आप कह रहे हैं कि H पाइलोरी मैंने कराया वो नेगेटिव था, देखें H पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव कहा, तो उसकी आप एरेडिकेशन थेरेपी लें। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने बचपन से इतनी ज़्यादा ओवर द काउंटर पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया होता है कि हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जी। आपने ये चेक किया कि आपका H पाइलोरी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ? अगर आपने चेक किया है तो जब आपने ये टेस्ट कराया तो क्या उसके 2 हफ्ते पहले आपने मैदे की तेजाबियत वाली दवाइयों को बंद किया था या नहीं? अगर नहीं किया था तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव है। तो इसका अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप एंडोस्कोपी कराएं, डायग्नोसिस करें, सिम्टम को ट्रीट ना करें। हाँ, डायग्नोसिस भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पहुँच ही नहीं पाएंगे असल मर्ज से जब तक डायग्नोसिस नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब ज़रा वायरल को बताइएगा, मुझसे वायरल कौन से वाला है? वायरल पे बात हुई थी, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इसमें 2 वो कैटेगरीज हैं जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं, A और E। ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें, अननेसेसरी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, और तो क्योरेबल है। हाँ, ये खुद बहुत बेहतर हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर जिसकी बात हो रही थी, ये E इन प्रेगनेंसी, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट केस। हाँ, ठीक है। इसके बाद B और C जो है ये क्रॉनिक कराते हैं। ये वो केसेस है जिन पे शुरू में बात हो रही थी कि इनका पता नहीं चलता कि ये बॉडी में कितने अरसे से हैं, और इनके सिम्टम्स जब जाहिर होते हैं जब लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इनको स्क्रीनिंग पे पकड़ना ज़रूरी है। अच्छा, A और E की वैक्सीन है, प्रिवेंशन है, इनकी स्क्रीनिंग का कोई रोल नहीं है। ये A और E से मुतासिर अफराद जो है ना, वो आपके पास तेज़ बुखार के साथ, उल्टियाँ करते हुए, पेट में दर्द के साथ आते हैं, और ये शॉर्ट टर्म में ओवर अ फ्यू वीक्स ये रिजॉल्व हो जाता है। B और C क्योंकि क्रॉनिक हैं, नहीं पता चलते, इनकी स्क्रीनिंग भी है, इसमें B की वैक्सीनेशन भी है, और C के लिए जो है वो, अगर C की वैक्सीनेशन तो नहीं है लेकिन C के लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर ये एक सर्टन टाइम पे सिरोसिस इस्टेब्लिश होने से पहले पकड़ लिया जाए। इवन अगर सिरोसिस इस्टेब्लिश हो गया और पेशेंट को की ट्रीटमेंट नहीं हुई भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस C की, तो उसको ट्रीट करें, क्योंकि देयर आर कॉम्प्लिकेशंस उसके अलावा भी हैं। सिरोसिस तो फिर एक आपका एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है ना। एक डिफरेंट गेम है, लेकिन जहाँ पे जो है वो वैक्सीन है, वहाँ वैक्सीन कराएं, जहाँ ऑब्वियसली प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो लें, और यानी ये भी है कि चलें जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं है उस चीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वायरल हेपेटाइटिस। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी कि मैं जैसे हमने अवेयरनेस के वाले से बात भी करें कि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन जब अगर हम इलाज के वाले से बात करें तो इलाज अगर हुकूमती जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर भी इतनी बड़ा चंक जो इससे महरूम कैसे रह जाता है? देखिए, बात अगेन वही है कि बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें हेपेटाइटिस है। ये कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए या तो ये है कि हम डोर टू डोर जाएं,
और पेशेंट से कहें कि आप अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट कराएं। हाँ, या प्यासा खुद चल के कुएं तक आए वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मतलब कुआं तो नहीं जाएगा, नॉक करेगा ना कि हम आ गए आपके पास। हाँ। तो मैं हमेशा से अपने एंड से जब मैं क्लिनिक करता हूँ तो मैं एक बात ये सोचता हूँ कि यार जो पेशेंट मुझे हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए आया है मैं उसकी फैमिली को कैच कर लूँ। मैं उससे ये कहता हूँ कि यार आपकी पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग टेस्ट मेरे क्लिनिक में फ्री है। अब होता ये है कि मैंने ये देखा कि अगर वो 5 लोग या 8 लोग हैं, आपको पता है कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत बच्चे होते हैं, तो वो अपने पूरे घर, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से गुजर चुका होता है, वो इस तकलीफ को उठा चुका होता है, उसको सबसे ज़्यादा पता होता है, तो वो पूरी फैमिली को लेकर आ जाता है। और मैंने ये देखा कि उसमें से 2-3 लोग निकल आते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे प्रीवेलेंस की कि 8 to 10% है, लेकिन ऐसी फैमिलीज जिनमें हेपेटाइटिस मौजूद हो वो प्रीवेलेंस 15% 20% पे चला जाता है, क्योंकि वो सारे एक ही डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं। अब वो डॉक्टर है या नहीं है, नहीं पता कि वो एक सिरिंज कितने पेशेंट्स में यूज कर रहा है, या वो एक ब्लेड, एक बार्बर एक ब्लेड कितने लोगों को लगा। बीमारी अब खानदानी लेवल पे चलेगी तो खानदानी बीमारी मुंतकिल होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी और मेरी जिगर की हेल्थ के हवाले से। हम मोहब्बत का, जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी कहा कि जब हम बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते तो कहते हैं भाई ये मेरा जिगर है, ये मेरी बड़ी जिगरी दोस्त है, जैसे बड़ा जिगरा यार है। जैसे वालिद साहब को भी सुनते थे ना कि अपने किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं, बच्चों को ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि जिगर के बगैर तो आपको गुजारा होना नहीं है, तो उस जिगर को भी आप थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दें, जैसे आप इन लोगों को सीरियस लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर ज़रा खाने की पर्टिकुलर हैबिट्स के हवाले से बात करूं, एक तो देखिए हमारी टाइमिंग्स बहुत आउट है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूं उनका सर्केडियन रिदम ही पूरा आउट है। सारा दिन वो लोग सोते हैं, सारा दिन रात वो लोग जागते हैं, कुछ भी नहीं खा रहे, रात को 2 बजे कोई चीज़ ऑर्डर कर लेंगे। वो बड़ी एबनॉर्मल किस्म की उनकी रूटीन है। कोई फिजिकल एक्टिविटी मैं नहीं देखती कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी हो। वो दिन की कोई धूप नहीं लेते, मतलब जो अच्छा धूप का टाइम होता है उस टाइम पे वो लोग सो रहे होते हैं। तो हमारी ये इन आदतें भी में कितना मुतासिर किया, हमारा जिगर इन वजह से भी कितना हमसे नाराज़ है। बिल्कुल, जो इस तरह के जो लाइफस्टाइल वाले लोग हैं वो जब ज़्यादातर आते हैं तो उनमें आपको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी और ये फैटी लिवर डिजीज़ भी पाई जाती है। तो देखिए सिंपल सी बेसिक निशानियाँ, अगर आपकी जो पेट की गोलाई है मर्द हजरात में अगर वो 35 इंच से ज़्यादा है और ख़वातीन में अगर वो 32 या 33 इंचेस से एक्स्ट्रा है, तो आपको अपना ज़रूर स्कैन कराना चाहिए। फैटी लिवर के लिए अपने आप को चेक करना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं डाइटरी रिस्क फैक्टर्स की, कि आपकी डाइट में कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क की डाइट है अगर आप वो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपको ये डायग्नोस होगा जब आप चेक कराने के लिए जाएंगे। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मैदे वाली अशिया का इस्तेमाल, जिसमें आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इवन घर का जो नॉर्मल आटा, जो रिफाइन आटा लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, जिसमें भूसी शामिल नहीं होती या वो होल ग्रेन नहीं होता, और लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी के पराठे। फिर उसके अंदर आपका जो चिकनाई है, ये तो चाहे मैदा हो गया, मैदे वाली अशिया हो गई, उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपकी, सारे बिस्किट्स हैं और जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, घर में आटा और पराठे हैं। सेकेंडली जो उसके अंदर जो चिकनाई है, चर्बी वाला घी, बेसिकली बनास्पति घी, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बनास्पति घी जो है वो ना सिर्फ आपको जो है वो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, बल्कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड होता है, जो कि आपके लिवर के लिए, हार्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ों में उसका रोल है, बहुत नेगेटिव रोल है। फिर आपके उसकी क्वांटिटी कितनी आप यूज़ कर रहे हैं ना, चिकनाई जो है किस किस्म की कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और वो उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करें। जो हमारी तली हुई अशिया होती हैं या जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। नो मैटर आप छोटा सा पोर्शन भी ले रहे हो, अगर आपने सिर्फ बिस्किट्स जो हैं वो 2 या 3 बिस्किट्स ही ले लिए और आप कहते हैं कि मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं बिस्किट से नाश्ता कर लेता हूँ,
तो मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, मेरी तो डाइट बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर जो चिकनाई है वो बड़ी खतरनाक वाली चिकनाई है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट हो, बिस्किट हो, और या डॉक्टर साहब बहुत सारी जगहों पे जब तली हुई चीजें खाते हैं आपको पता नहीं कि वो जो ऑयल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों का डिस्पोज जो ऑयल होता है वो आके Used हम- oil होता है, used oil, जिसके जी, अंदर जी। already- क्योंकि डॉक्टर साहब वो एक प्रोटोकॉल है ना कि आपने इतनी दफा आप उसमें कुछ बना सकते हैं एक दो दफा, और उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर देते हो, और हम तो जब तक वो लग ना जाए ना, मतलब सड़ के ऑयल का रंग ना तब्दील हो जाए, हम उसको चेंज नहीं करते। तो बेसिकली देखिए ये जो गंदी वाली चिकनाई है, इसको हम कह लें, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ही बढ़ाती है, और जो मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल है ये आपके जिगर की चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज कर देती है। और जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं और आपका रूटीन भी आउट है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये आपके बॉडी में सोजिश पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती एक है। सवाल ये है कि मुझे जी। बताएं कि कौन सा ऑयल खाने के लिए ज्यादा बेहतर है, कि अगर वो सरसों का ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या कोई दूसरा? देखिए जितने भी बीज से निकले हुए प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं वो तमाम हेल्दी हैं, उसकी हर एक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप किसी एक को लेबल नहीं कर सकते नहीं कि कर बस सकते। दिस इज द बेस्ट ऑयल। यू शुड हैव अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स, और उसकी लेकिन क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें। अगर आपने किसी बहुत गुड क्वालिटी ऑयल को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया तो उसके उतने ही नुकसान है जितना हाँ। अब हम ये समझते हैं कि ऑलिव ऑयल अगर है, ऑलिव ऑयल तो मैं खाता हूँ, लोग पेशेंट्स जो हैं वो जितने भी पेशेंट किसी भी डिजीज क्रॉनिक अच्छा, एक डिजीज नॉर्मल ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भी फर्क है, ठीक है ना? बिल्कुल फर्क है। तो वो मतलब सर पे लगाने वाला, मालिश करने वाले में आप खाना पका लें, ऐसा भी नहीं? एडिबल क्वालिटी। तो लोग ये वो समझते एडको में हैं कि देख लें हम कौन ऑलिव से ऑयल यूज हाँ। कर रहे हैं तो बस हम सेफ हैं। अब नो मैटर आप उसमें तल के पराठे खा रहे हैं या आप डॉक्टर चीजें साहब, खा आजकल रहे हैं। लोग वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हम तो सरसों का तेल में हमने खाना शुरू किया तो लाइफ हमारी चेंज होगी सरसों के तेल में, बड़ा अच्छा, फ्लेक्स लेकिन करें लोग। सरसों का तेल जो है ना उसको FDA जो है ना वो रेकमेंड नहीं कर रहा है कि उसने उसके अंदर एक खास किस्म का एक एसिड होता है जो कि वो, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे यहाँ लोकल रिसर्चेस तो होती नहीं है कि आप उस क्लेम को, मतलब FDA का तो क्लेम है, बट हमारे यहाँ क्योंकि देही इलाकों में और बहुत सारी जगहों पे सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो एटलीस्ट वो जो आपका बनास्पति घी है उससे तो बेहतर है। उससे बेहतर है, अच्छा हाँ। बिल्कुल। ऑयल जो सीड बेस्ड ऑयल्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि नहीं रखा जाता है। और जो जितनी भी आपकी अगर हैवी डॉक्टर साहब, वो तो जब तक आप देखें ना, आप किसी दावत पे जाए, जब तक वो तरी तैर ना रही हो मजा ही नहीं आता है। वो कहते हैं जो अल्लाह बख्शे में साथ करती है, वो रौनक खाना लगता है। लेकिन कि ऐसा खाना रोजाना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात जो मैं बता रही हूँ, ये तो आपके नुकसानदेह एलिमेंट्स है ना, जो जो आपके फायदे मतलब सेहत के लिए फायदे बख्श ग़िज़ा है, वो आपकी है सब्जियां और फलों का इस्तेमाल, जिसमें रॉ वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट है दिन में 2 से 3 बार, सब्जियों का भी कम से कम 1 पाव सब्जी का इस्तेमाल आप रोजाना करें, जिसमें 1 कप कच्ची सब्जी हो और थोड़ी सी पक्की हुई, बहुत ज्यादा ऑयल में भुनी हुई ना हो। हम तो वो ये तमाम अगेन चीजें डॉक्टर साहब फिर हमने तो देखा कि हम जो उसकी ग़िज़ाइयत जी हमने तो मिक्स सब्जी भी ऐसी कही कि मत मार देते हैं, मतलब गाजर है वो मटर बन जाती है, मटर गाजर बन जाता है आपस में, तो जो क्रंचीनेस जिसका होना चाहिए वो